और आप लोगों ने इसी क्रम में मेरे साथ आवर्त सारणी पढ़ना शुरू किया था। हम लोगों ने आवर्त सारणी में अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, मैं एक बार आपको याद दिला दूं। आप लोगों ने आवर्त यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों ने मुझसे पढ़ लिया है कि किस प्रकार से किसी के अंदर आवर्त की संख्या निकाली जा सकती है, किसी तत्व के किस प्रकार से ग्रुप का नंबर निकाला जा सकता है। आपने ये भी पढ़ लिया है कि आवर्त सारणी को अब तक कितने लोगों के द्वारा प्रकट किया गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी, और जो वर्तमान में चलती है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने कल तक आप लोगों को बता दिया था कि भाई साहब किस प्रकार से किसी भी तत्व का आप पीरियड या फिर ग्रुप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी को जब हम समझते हैं साथियों, तो यहां पर विभिन्न ग्रुपों की बात की जाती है। आप लोगों को जैसे याद होगा कि यहां पर 3 प्रकार के ब्लॉक हैं जिनको प्रमुखता से समझा जाता है, और वो कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक और तीसरा डी ब्लॉक। इन 3 ब्लॉक से मिलकर के प्रमुख रूप से आपकी आवर्त सारणी के 7 आवर्त जिन्हें आप पीरियड कहते हैं और 18 वर्ग जिन्हें आप ग्रुप कहते हैं, ये बने होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इनकी थोड़ी बहुत विशेषता जान लेते हैं कि इन आवर्तों की विशेषताएं क्या हैं। साथियों, जब आपके सामने एस ब्लॉक, देखिए कल मैंने आपको सिखा दिया था कि एस ब्लॉक के अंदर कौन से तत्व आएंगे। मैंने आपको बता दिया था जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जिनके बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन साथियों एस सबशेल में जाता होगा। याद करिए, मैंने कल ही बताया है, जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता होगा वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने मतलब लिथियम सुना, बेरिलियम सुना है ना, इस प्रकार से सोडियम सुना, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये सभी तत्व एस ब्लॉक के कहलाते हैं। साथियों, इन एस ब्लॉक के तत्वों का जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो एक चीज हमें और ध्यान रखनी होती है। वो क्या है साथियों? वो ये है कि इन तत्वों के द्वारा जो प्रॉपर्टी शो की जाती है, देखिए ये आपके सामने मैंने शो कर दिया आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल, और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इन 2 की बात कर रहा हूं मैं। ये है आपके एस ब्लॉक एलिमेंट। साथियों, इसमें से ये वाला जो ग्रुप है जो आपको दिखाई दे रहा है, ग्रुप नंबर 1, ये साथियों कहलाता है क्षारीय धातुएं। क्या कहलाता है? क्षारीय धातुएं। और ये दूसरे नंबर वाला कहलाता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं, ये याद करिएगा, क्षारीय धातुएं कहलाती हैं एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल, ठीक है। और ये वाली जो है साथियों, ये क्या कहलाती हैं? एल्कलाइन क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। ठीक है साथियों, तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको यहां से एक बात और समझाता हूं, और वो क्या है साथियों, इन दोनों में अगर विशिष्टता आपने देखी हो तो लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते आए हैं अब तक? आप लिख करके आए हैं 1s2 2s1। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो पहली बात तो ये बनती है कि सर इनको धातु कहते ही क्यों हैं? सवाल, धातु क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, धातु उन्हें कहा जाता है जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दें, जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दें। तो फिर सवाल बना, सर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों देते हैं? आइए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते आए हैं आप अभी तक 1s2 2s1। बुद्धिजीवी लोग इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आती है ये चीज तो समझ जाइए कि आज से आप बुद्धिजीवी हो गए। साथियों, अगर लिथियम अपने पास से इलेक्ट्रॉन निकाल दे इस प्रकार से, तो क्या बनेगा? लिथियम +1 बन जाएगा। लिथियम +1 बनेगा, इसका मतलब इस +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा मित्रों? मैं इसका लिखूंगा 1s2। फिर से, अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो मैं क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि हीलियम क्यों लिखा मैंने भाई? क्योंकि हीलियम के पास खुद के पास 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब क्या हुआ कि लिथियम से जैसे ही आप Li+ लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि Li+ लिखने का आपने सीधा सा अर्थ बता दिया कि यहां से अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हीलियम के पास हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लपक के बाहर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकाल देगा, इसलिए ये धातु कहलाएगा। तो धातुओं की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से दे देते हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप लोगों को इसके अतिरिक्त भी ये जो लिथियम के बाद वाले जो तत्व लगे हुए हैं उनके अंदर भी आपको यही बात पकड़नी होगी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा ग्रुप है साथियों आपके सामने यहां पर पी ब्लॉक। अब सर पी ब्लॉक के बारे में क्या खास बात है?
साथियों पी ब्लॉक के बारे में पहली बात तो यह है कि मैंने आपको सिखा दिया था कि पी ब्लॉक के अंदर वर्ग संख्या यानी कि ग्रुप का नंबर आप कैसे पता करेंगे। पहली बात तो मैंने आपको यह सिखा दी थी। मैंने आपसे क्या कहा था? आपसे मैंने कहा था 10 प्लस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ग्रुप संख्या। जैसे मान लीजिएगा कि आपसे पूछा गया बोरॉन के बारे में, तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1। तो भाई यहां पर 2s2 2p1 इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो भाई 2s2 2p1 आउटर मोस्ट में आए ना, तो यहां पर 3 है। 10 यहां पर और जोड़ दो, तो 10 प्लस 3 अगर जोड़ दिए तो इसका ग्रुप नंबर क्या निकल के आ गया? 13। लो भाई देखो, मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देख लो भाई, ये रहा बोरॉन। यहां पर बोरॉन देख लो, ये दिखाई दे गया। बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल के नंबर के हिसाब से कितना दिखाई दे गया? 13 दिखाई दे गया। पहली बात तो आप लोगों को यह समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है साथियों? अगर मैंने आपके सामने लिखा बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, हाँ भाई ये है आपका पी ब्लॉक। कौन कौन से तत्व निकल करके आ गए? आइए एक बार देखते हैं। ये कौन सा ग्रुप नंबर हो गया? 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है। बोरॉन, बोरॉन के बारे में मैंने लिखा था 2s2 2p1। अब एक बार कॉमन सेंस लगाना मित्रों, अगर मैंने इसको 2s2 2p1 लिखा है तो 13 हो गया, तो 2s2 2p2 14 हो जाएगा, स्वाभाविक है। 2s2 2p3 मतलब मैं यहां लिखता जा रहा हूं 2p2, ये देख लेना भाई, समझ जाओगे, आप समझदार हो। यहां लिख रहा हूं 2p3, यहां लिख रहा हूं 2p4, यहां लिख रहा हूं 2p5। ये क्या हो गया बेटा? 2p6। अरे कुछ पहचानो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंबाइंड रूप से अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन ले आए? 8 इलेक्ट्रॉन ले आए। अरे कुछ याद कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन ले आए, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। क्या पूर्ण हो गया? अष्टक पूर्ण हो गया, ऑक्टेट पूर्ण हो गया, ऑक्टेट पूर्ण हो गया। ऑक्टेट पूर्ण हो गया इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। तो मेरे प्यारे साथियों 18 में केवल नियॉन ही नहीं, नियॉन के नीचे आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं। ध्यान से समझिएगा, ग्रुप 18 याद कर लेना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, फिर मत कहना हमको पता नहीं था। ग्रुप 18 का आउटर मोस्ट मित्रों, आउटर मोस्ट जो शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। कितना रखता है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यही कारण है कि ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, किसी से बॉन्ड नहीं बनाता। इस कारण से मेरे प्यारे साथियों बनाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अक्रिय धातुएं कहते हैं, अक्रिय तत्व कहते हैं। धातु शब्द से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अक्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है। इनर्ट सेल, इनर्ट सेल कहते हैं इसे, इनर्ट सेल। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये गैसें किसी के साथ, तो अब अक्रिय गैसों का कौन सा वर्ग है? तो ग्रुप 18 है। उम्मीद है आप सभी साथीगण जो है वो इस बात को अब अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना। तो 13 से लेकर के 18 तक अगर कोई आपसे पूछे कि बी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है, तो आंसर क्या देना है? 13 से लेके 18 तक होता है। अब सवाल बनेगा, गुरुजी इनकी प्रवृत्ति क्या है? अरे भाई साहब देखिए, इन सब के अंदर एक ही लगन लगी हुई है। क्या लगन लगी हुई है? कि भाई साहब हमें इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, हमें क्या बना दो, हमें ले जा करके। याद करो मैंने आपको बताया था कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। मैं बॉन्डिंग पढ़ा चुका हूं, ये मत कहना नहीं पढ़ाया हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बताया हुआ है ये सब, है ना, कि भाई कार्बन कहता है 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाइट्रोजन कहता है 3 पकड़ा दो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सब बेकारी हो रखे हैं ये सब, है ना। ऐसे फ्लोरीन कहता है मैं तो 1 से ही काम चला लूंगा। ऑक्सीजन कह रहा है मैं 2 से काम चला लूंगा। अरे महाराज एक बात बताओ, कार्बन ने कहा 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, नाइट्रोजन ने कहा 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, ऑक्सीजन ने कहा 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, नाइट्रोजन ने, इसने फ्लोरीन ने कहा 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। इनकी नियॉन थी, वो कह रही थी मुझे कुछ मत दो। मतलब मैं तो ऑलरेडी आदर्श प्राप्त हो चुका है मुझे। तो इनकी बात बताओ, इनकी क्या कहानी है? ये सब भिखारी हैं सर। तो सब भिखारी हैं, इसका मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चाहता है वो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? वही तो अधातु होता है। अधातु अर्थात नॉन मेटल। अरे सीख लो, नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। फिर से सुन लो,
आप लोगों ने एस ग्रुप के बारे में क्या सीखा था? एस ग्रुप के बारे में सीखा था कि ये धातुएं हैं। पी के बारे में क्या सीख रहे हो? ये अधातु हैं। अधातु क्यों हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अरे कुछ सीखे क्या? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पी वर्ग के बारे में भी, पी ब्लॉक के बारे में भी अब अच्छे से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब आते हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक तो बेचारा पिचारा है। क्यों? क्योंकि बीच में फंसा हुआ है। बीच में फंसा हुआ है किस किस के? अल्ले हद है भाई। इधर की तरफ कौन था? ये दो टेबल पर तो बैठे हुए थे एस ब्लॉक, याद कर लो। यहां पर 6 का मोर्चा दबा करके कौन बैठा हुआ है? पी ब्लॉक। अब इनके बीच में फंसा हुआ है बेचारा अपना कौन? डी ब्लॉक। मतलब एक तरफ कुआं है। कौन कुआं है भाई? एक तरफ तो है मेटल और दूसरी तरफ कौन है? नॉन मेटल है। इनके बीच में जो फंस गया वो ये है। 10 कमरे लेके बैठा हुआ है। ये दोनों के बीच में है, यानी ऐसी बस्ती बन गई जो दो बड़ी बड़ी कॉलोनियों के बीच में रहती है। ये बस्ती संक्रमणशील है। कौन सी है? संक्रमणशील है, यानी कि ये ट्रांजिशनल है। ट्रांजिशनल होने का मतलब क्या हुआ? शुरुआत में मेटल जैसे करेक्टर, फिर नॉन मेटल जैसे करेक्टर। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशनल मेटल एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल मेटल एलिमेंट। अरे कुछ बोलिए, समझ में आया? ट्रांजिशनल एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से एक दूसरे तरफ से दूसरी तरफ तक जाते रहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात साथियों, इसके अंदर 3 ग्रुप शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक है 3D वाले जिनका आउटर मोस्ट 3D में हो, एक का नाम 4D, एक का नाम 5D। ये 3D 4D 5D से मिलकर के आप लोगों का ये वाला ग्रुप जो है वो बन करके आता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात भी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? संक्रमण मेटल क्यों कहलाती हैं, मैंने आपको कारण बता दिया। अब इधर की तरफ एक बार देख लीजिएगा साथियों। यहां पर एक बार ध्यान से देखिएगा, इसका आउटर मोस्ट है 3D, इसका आउटर मोस्ट है 4D, इसका आउटर मोस्ट है यहां पर जो लेंथेनम शुरू होता है वो 5D से शुरू होता है। कहने का मतलब है 3D 4D 5D ये 3 चीजें मिलकर के आपकी क्या बनाती हैं? संक्रमण धातुएं बनाती। अरे ये कौन है? ये है लेंथेनम। सर ये कौन है? अरे भाई ये एक्टिनियम है। बोले सर इनको कहां घुसा दिया? अरे मैंने कहा यार ये वाली जो सीरीज थी ना, अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पीछे छुप गई है।
रहा हूं मित्रों कि आपने जो ये रेडियस बनाने की बात करी थी, इस रेडियस के अंदर मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं कि अगर आपको आवर्त की संख्या पता है तो बताइए आवर्त की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ क्यों रही है? नंबर ऑफ पीरियड जो है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है? इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में वृद्धि हो रही है। हमने क्या कहा था? नंबर ऑफ पीरियड जो है भाई, ये कौन सा नंबर पीरियड था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज क्यों हो रहा है? रीजन है क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज हो रही है। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज हो रही है। अरे तो महाराज, आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज हो रही है, पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी। इसका मतलब केंद्रक से आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ती जा रही है। और प्रभु, जब केंद्रक से आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ रही है तो एक बात कॉमन सेंस के अंदर लगाइएगा कि जब केंद्रक से आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ी तो आकार बढ़ा कि छोटा हुआ? आकार बढ़ गया। ठीक है, तो फ्रांसियम तक पहुंचते पहुंचते क्या बात निकल के आई? यहां पर आकार में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि 7th ऑर्बिट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? 7th शेल चला गया इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो हमने एक जर्नलाइज लाइन क्या बोल दी? परमाणु आकार ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो आपने एक पॉइंट क्या लिख लिया? आकार ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है। ये हो गया आपका नंबर 1। अच्छा, अब नंबर 2 भी एक चीज बताता हूं। चलिए, अगर आप पीरियड को ध्यान से देखें तो आपको इधर दिखाई देगा, मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम और पूरा S2 ग्रुप है नहीं यहां पे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, F, नियोन। अच्छा, एक बात बताओ, इन सब का आवर्त कौन सा है? सेकंड है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2s1, 2s2, 2p2, है ना। यहां पर 2s2 कॉमन है, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3 ऐसे करके एंड तक चले जाओ तो 2p8 आ जाता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि नाभिक तो केंद्र में रह गया, ये जो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई अल्टीमेटली ये एक ही शेल में तो हुई ना भाई। यहां पर पहले अगर लिथियम लेके चले थे तो यहां एक इलेक्ट्रॉन था, बेरिलियम लेके चले तो एक और जुड़ गया, फिर आपने बोरॉन ले लिया, एक और जुड़ गया। इस तरह से आप लोग जब नियोन तक पहुंचते चले गए तो इधर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। किसमें? इस शेल में। अरे कौन सा शेल है ये? एल शेल है, याद है क्या कुछ? एल शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अच्छा, एक बात और बताओ, जितना परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, अरे याद करो यार, एटॉमिक नंबर जो होता है ना, एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बात बताओ, यहां पर जब आप नियोन तक पहुंचे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ने लगा कि नहीं बढ़ने लगा? यस, प्रोटॉन बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? प्रोटॉन। कहां पर बढ़ने लगा? न्यूक्लियस में बढ़ने लगा। ठीक है ना, नाभिक में, यानी कि केंद्रक में बढ़ने लगा। नाभिक के अंदर क्या बढ़ने लगा? प्रोटॉन बढ़ने लगा। क्या शेल की संख्या बढ़ी क्या? नहीं, शेल की संख्या नहीं बढ़ी, शेल तो फिक्स रहा। शेल फिक्स रहा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ने लगी। और एक बात बताओ, प्लस क्या करता है? माइनस को अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है? अट्रैक्ट करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये जैसे जैसे नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, ये शेल को अपनी तरफ खींचता चला जा रहा है। ध्यान से समझ लेना, क्या करता चला जा रहा है? ये नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता चला जा रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि लिथियम जिसका आकार अगर इतना था तो बेरिलियम आकार छोटा, बोरॉन और छोटा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, F और नियोन तो समझो दिख ही नहीं रहा। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आता है, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि इस तरफ जाने पर आकार में कमी आती है। किस तरफ? आवर्त के अंदर आगे की तरफ जाने पर आकार में कमी आती है। अरे एक चीज याद कर लो, अब एक कंक्लूजन क्या निकल के आया? अगर परमाणु आकार की मित्रों हम बात करें तो याद कर लेना, आवर्त में, पीरियड में, यानी कि आवर्त और पीरियड एक ही चीज है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आकार कम होता है। आकार कम होता है, ये एक चीज आपने निकाल ली। अच्छा, और दूसरी बात, अगर ग्रुप की अगर आप बात कर रहे हैं तो ग्रुप में
ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को मेरे द्वारा दिया गया ये पूरा प्रवचन बहुत उपयोगी होगा। आप इस पूरे लाभ को अपने और अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे। जरूरी सूचनाओं में आप लोगों के लिए खास बात ये कि बहुप्रतीक्षित डिटेल जीके का बैच शुरू हो रहा है। आप सभी साथीगण अपने आप को एसएससी एग्जाम श्रेणी में अपने आप को दर्ज करा लें और यूज कोड अंकित 10 करके रेलवे, एसएससी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वच्छ रहें, कोरोना को हरा के माने, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।